हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक की, जिन्होंने कल यानी कि 27 जनवरी को मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पे बैंक का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ के 156 करोड़ रहा है। हालांकि कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैंक का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 17% कम हुआ है। तो इनके रिजल्ट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आरबीएल बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। सबसे पहले अगर बात की जाए बैंक के ओवरव्यू की, तो आरबीएल बैंक, जिसको कि पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको 1943 में फाउंड किया गया था। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 28.8% इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के पास है। इसके अलावा 13.1% फॉरेन कॉर्पोरेट के पास, 28.9 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास और बाकी जो 20% के आसपास का हिस्सा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के पास है। अब अगर बात की जाए बैंक के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो बैंक का प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस पे हायर इनकम और लोअर प्रोविजन की वजह से बेटर हुआ है। बैंक का प्रॉफिट लगभग 6% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले और इस साल 156 करोड़ रहा है। और ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि इनका प्रॉफिट 75.7 करोड़ रह सकता है, तो वहां से इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और उसका मेन रीजन है, एक तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 11% के आसपास बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले 1010 करोड़ रही है। और दूसरा बड़ा रीजन है जो इनका प्रोविजंस हैं, पिछले साल के मुकाबले 30% कम हुए हैं। इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो वो भी इंप्रूव हुए हैं, 4.3% के आसपास रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 4.1% थे। इसके अलावा अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात की जाए, यानी कि इसमें जो इनकी सब्सिडरी है आरबीएल फिनसर्व लिमिटेड, उसके भी नंबर्स ऐड किए जाएं तो बैंक ने 17.2% का डिक्लाइन दिखाया है अपने नेट प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले और कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका प्रॉफिट 122 करोड़ का रहा है। और अब अगर बात की जाए कुछ और की हाइलाइट्स की, तो बैंक के जो लोन्स हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4% बढ़े हैं, पिछले साल के मुकाबले 3%। हालांकि डिपॉजिट्स में 3% की कमी देखी गई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और उसका रीजन है कि आरबीएल पिछले महीने काफी ज्यादा चर्चा में था, जबकि इनके जो सीईओ हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक था और वो इनके डिपॉजिट्स पे इम्पैक्ट किया है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो वो भी 5% कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन ओवरऑल जो कासा रेशो है वो 34.4% रहा है, जो कि पिछले साल से तो बेटर हुआ है, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले उसमें कमी देखी गई है। अदरवाइज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात की जाए तो वो 16.6% है, पिछले क्वार्टर से बेटर हुई है, स्ट्रांग लगती है। और अगर ओवरऑल असेट क्वालिटी की भी बात की जाए तो जो ग्रॉस एनपीए है पिछले क्वार्टर के मुकाबले 5.4 से बेटर होके 4.84% है और नेट एनपीए भी 2.14% से घट के 1.85% हो गए हैं। और ओवरऑल जो बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशो है, जिसमें की टेक्निकल राइट ऑफ्स भी इंक्लूडेड है, वो 78.6% रही है। और अब अगर बात की जाए इनके एडवांसेस और डिपॉजिट्स की थोड़ी डिटेल्स में, तो बैंक के जो एडवांसेस यानी कि लोन्स हैं, उसमें से 53.1% रिटेल लोन्स हैं और बाकी के इनके होलसेल लोन्स हैं। और अगर हम पिछले साल से परफॉर्मेंस देखें तो होलसेल लोन्स में 16% की बढ़िया ग्रोथ देखी गई है, लेकिन वहीं पे रिटेल लोन्स में पिछले साल के मुकाबले 6% की कमी देखी गई है। और खासकर इनके जो बिजनेस लोन्स हैं, माइक्रो बैंकिंग लोन्स हैं, वहां पे काफी कमी देखी गई है। हाउसिंग लोन्स में इंप्रूवमेंट है, हालांकि उसका बेस काफी कम था। तो ओवरऑल रिटेल लोन्स का घटना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन इनके कॉर्पोरेट लोन्स बढ़े हैं, तो ओवरऑल इनके लोन्स में पिछले साल के मुकाबले 3% की वृद्धि देखी गई है। और अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो इनके 19.7% इनके सेविंग डिपॉजिट हैं, 14.7% करंट डिपॉजिट, तो ये मिलके 34.4% इनके कासा डिपॉजिट्स बनते हैं। और इसके अलावा जो टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हैं वो 65.6% है।
और अब अगर बात की जाए कुछ और की हाइलाइट्स की, तो बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो लगातार कम हुई है, जो कि अच्छी बात है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.8% थी, वहां से घट के अब 4.8% रह गई है। हालांकि जो इनकी यील्ड है लोन्स पे वो उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है, बट ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है उसमें काफी भारी कमी हुई है, उसकी वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुई है। कस्टमर्स की बात की जाए तो बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर एंड में 10.66 मिलियन कस्टमर्स हैं। और कलेक्शन एफिशिएंसी जो कि काफी खराब हो गई थी फर्स्ट क्वार्टर के बाद, अप्रैल टू जून क्वार्टर में, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी कलेक्शन एफिशिएंसी, वो पिछले क्वार्टर में भी इंप्रूव हुई थी और वहां से फर्दर उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है। अब 91% है ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक की। और अब अगर बात की जाए इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस की, तो क्रेडिट कार्ड इन फोर्स में 3.4 मिलियन इनके क्रेडिट कार्ड इन फोर्स हैं, जिसमें कि 17% ग्रोथ देखी गई है पिछले साल के मुकाबले। और वहीं जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 12% है, तो इंडस्ट्री से इन्होंने बेटर किया है। स्पेंड के मामले में इंडस्ट्री 43% से ग्रो हुई है, हालांकि आरबीएल बैंक की ग्रोथ 37% रही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन्स की बात की जाए तो वहां पे इन्होंने 9% की ग्रोथ दिखाई है और इंडस्ट्री की ग्रोथ 7% रही है। अगर इनके मार्केट शेयर की बात की जाए कार्ड्स में, तो 5% का है, जो कि लगातार बढ़ा है। स्पेंड में इनका 4.3% है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेबल रहा है। हालांकि पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। मार्केट शेयर अगर एडवांसेस के मामले में, यानी क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स देते हैं, उसमें भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेबिलिटी देखी गई है और पिछले साल से भी बढ़ा है, लेकिन जून क्वार्टर में वो काफी बेटर हो चुका था। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें आरबीएल बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो 3 साल में इन्होंने 73% की नेगेटिव रिटर्न दी है। पिछले एक साल में भी 30% की नेगेटिव रिटर्न है और उसमें मेजोरिटी रिटर्न पिछले 3 महीने में आई है। खासकर जब दिसंबर में क्रिसमस के आसपास जब ये न्यूज आई थी कि इनके सीईओ को छुट्टी पे भेजा जा रहा है, तो उसके बाद एक बार के लिए कस्टमर्स और इन्वेस्टर डर गए थे कि कहीं ये अगला यस बैंक ना बन जाए, तो उसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में भारी कमी आई थी। हालांकि पिछले एक महीने में इसने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है और इनका शेयर लगभग 9% तक बढ़ा है। और कल जब रिजल्ट की एंटिसिपेशन में इनका शेयर 6% से भी ज्यादा भागा था। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें, तो जो क्रिसमस के आसपास बैंक में बहुत ज्यादा न्यूज में था बैंक, तो उस टाइम पे एमके ग्लोबल ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और इनका टारगेट 165 का दिया था। और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 194 आता है। हायर साइड पे 305 और लोअर साइड पे 126। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 153 पे हुई है, तो उनके हिसाब से ये अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो इनकी अर्निंग है वो नेगेटिव है, क्योंकि इनको फर्स्ट क्वार्टर जो जून वाला क्वार्टर था उसमें लॉस हुआ था प्रोविजन बढ़ाने की वजह से। तो उस वजह से इनकी पी रेशो इस टाइम पे सेंस नहीं बनाती है। अदरवाइज पीबी रेशो इनकी कंट्रोल में लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर साइड पे है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, तो मुझे लगता है कि अगर बैंक में जैसे कि पीछे डर था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो सकते हैं, उसकी वजह से इनका शेयर काफी गिरा था, अब थोड़ा सा लग रहा है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि एंटिसिपेट किया गया था, तो उस वजह से अब शेयर ने ऑलरेडी पिछले एक महीने में 9% का जंप दिखाया है। लेकिन यहाँ से भी क्योंकि शेयर लगभग 180 से 200 रुपए के बीच में ट्रेड करता था उस न्यूज के आने से पहले, तो हो सकता है कि एक बार के लिए वहां से जाए। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो बड़े बैंक हैं, स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक और इवन आईसीआईसीआई बैंक, वो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। तो ये मौका है कि अगर आप में ट्रेड लेना चाहें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, तो वो बेटर रहेगा। हालांकि आरबीएल बैंक भी आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है, बट ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ट्रेड होगा। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।